आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड सोइंग ऑफ सीड्स। तो ये जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है ना, ये कुछ टूल्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। बिफोर सोइंग सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन्स। हमने पहले भी पढ़ रखा है, जब हम टर्निंग और लूजनिंग करते हैं ना सॉइल को, तो कुछ बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं मिट्टी के, जिसे हमें तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो पीसेस बड़े बड़े रह जाएंगे तो इरिगेशन यानी कि वाटरिंग के टाइम पे उस पीसेस में ज़्यादा पानी रह जाएंगे, और जब हम सीड्स को बोएंगे मिट्टी के अंदर तभी भी दिक्कत होगी। तो एक लेबलिंग बना रखने के लिए हमें उन बड़े बड़े पीसेस को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करनी होगी। तो बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं। क्या क्या टूल्स यूज होते हैं देखते हैं। पहला जो टूल्स यूज होता है वो है प्लो, होय एंड कल्टीवेटर। ये 3 टूल्स यूज होते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। पहले पढ़ते हैं प्लो के बारे में। It is used for tilling soil, adding fertilizers, removing weeds and scraping of soils. Tilling soils मतलब ये जो प्लो है इसे हिंदी में हल भी कहते हैं। इसे हम प्लोइंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, टर्निंग करने के लिए, सॉइल को लूजनिंग करने के लिए, ताकि जो एयर है, जो मिनरल्स हैं, वो उलट पुलट हो जाए, सारी जगह पे सर्कुलेट हो जाए। ठीक है। एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए भी प्लोइंग यूज होती है। रिमूविंग वीड्स, जब हम प्लो करते हैं ना तो मिट्टी ऊपर नीचे होते हैं, उलट पुलट होते हैं, लूजनिंग होते हैं। जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं वो खुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं, वो उखड़ जाते हैं। तो ये स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल्स यानी कि खुदाई में भी मदद करता है। तो प्लो किस किस लिए यूज होता है? पहले आ गया आपका टिलिंग ऑफ सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। इट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स। ये क्या होता है ना, ये एक लकड़ी का बना होता है, कभी कभी आयरन का भी बना होता है, और इसमें 2 बेल को जोक दिया जाता है ताकि एंटायर प्रोसेस एक फार्मर अकेले प्लोइंग कर सके। अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आ गया आपका प्लो का स्ट्रक्चर। ये जो लंबा सा लॉन्ग लॉग ऑफ वुड यानी कि लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्लो शाफ्ट। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा है इसे कहा जाता है प्लो शाफ्ट। और ये जो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रैप है जो नीचे है, यहाँ है जो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रैप, इसे क्या कहा जाता है? प्लोसेयर। तो ये जो लकड़ी का लंबा सा टुकड़ा है इसे कहा जाता है प्लो शाफ्ट, और ये जो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप है नीचे की तरफ, उसे क्या कहा जाता है? प्लोसेयर। हैंडल एट द एंड ऑफ शाफ्ट, अदर एंड अटैच्ड टू बीम व्हिच इज प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक। इसे बीम कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लो शाफ्ट अटैच हुआ है, और ये जो बीम है 2 बेलों की गर्दन के साथ अटैच किया गया है ताकि फार्मर आराम से हल कर सके। तो इसका 2 पार्ट है, एक है आपका प्लोसेयर और दूसरा है आपका प्लो शाफ्ट, और एक बीम है जो 2 बेलों की नेक के पोर्शन पे अटैच किया जाता है। अब पढ़ते हैं होय के बारे में। ये भी एक सिंपल सा एग्रीकल्चरल टूल है जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए यूज होता है। ये किस लिए यूज होता है? फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सॉइल। सॉइल को लूजन करने के लिए यूज होता है, और जो अनवांटेड प्लांट्स यानी वीड्स होते हैं ना, उन्हें रिमूव करने के लिए होय यूज होती है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें आप देख पा रहे हैं एक लॉन्ग रोड अटैच किया गया है जो कि आइदर लकड़ी का बना होगा या फिर आयरन का बना होगा। ये जो लॉन्ग रोड है, और ये एक बेंट प्लेट की स्ट्रक्चर में बनाया गया है जिसे ब्लेड की तरह भी यूज होती है। ये स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ब्रॉड है। अब हम पढ़ते हैं कल्टीवेटर के बारे में।
जब एंशियंट और ट्रेडिशनल मेथड यूज होता है ना, तो वहाँ प्लो यूज होता है, जाकि हल कहते हैं। पर अब कल्टीवेटर यूज किया जाता है। Nowadays प्लोइंग इज डन यूजिंग ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ये एक ट्रैक्टर के साथ लगाया गया है कल्टीवेटर को, जो कि यूज होती है आपकी प्लोइंग प्रोसेस में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी बड़ा सा लगा हुआ है, और ये एक साथ में बहुत बड़ी एरिया की खुदाई कर सकता है। तो ये हमारी काफ़ी टाइम भी बचाती है और लेबर भी बचाती है, और ये एक एफिशिएंट प्रोसेस है प्लोइंग के लिए। अब हम पढ़ते हैं सोइंग ऑफ सीड्स, यानी बीज की बुनाई। तो बुआई में क्या क्या किया जाता है? सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन में। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स which गिव हाई yield। जो भी सीड्स है ना वो हाई yield देते हैं, उसे फार्मर्स यूज करना पसंद करते हैं। हाई yield मतलब आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी, काफ़ी अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन होगी। तो इसलिए फार्मर्स जो सीड्स सिलेक्ट करते हैं ना, वही सीड्स वो सिलेक्ट करते हैं जो हेल्दी हो, गुड वैरायटी की हो, जो हेल्दी हो, गुड वैरायटी की हो और क्लीन हो। इसी 3 चीज़ों को देखकर फार्मर्स सीड सिलेक्ट करते हैं जो उन्हें हाई यील्ड देगा, हाई प्रोडक्शन देगा और अच्छी हार्वेस्टिंग भी होगी। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं घर पे। आप एक बीकर ले सकते हैं, उसमें आधा पानी भर दीजिए और एक मुट्ठी भर आप एग्जाम्पल्स के तौर पे गेहूं की सीड्स को पानी में डाल दीजिए। आप देखेंगे कुछ वक्त के बाद कुछ सीड्स ऊपर एरिया में, जो ऊपर की लेयर होते हैं ना, ऊपर एरिया में फ्लोट करने लगेंगे, और कुछ सीड्स लोअर पार्ट में, नीचे की एरिया में सिंक करने लगेंगे। जो भी फ्लोटिंग सीड्स हैं ना वो बिल्कुल हॉलो हैं, उनके अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। देखिए ये जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो हमारी फ्यूचर प्लांट होते हैं। तो सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म होती है, जो बाद में मिट्टी के अंदर बोने के बाद जर्मिनेट होता है। अगर ये जो सीड्स हैं वो हॉलो होंगे, बिल्कुल खोखले होंगे, तो वो आगे जाके जर्मिनेट नहीं होंगे। तो जो भी सीड्स ऊपर की एरिया में, ऊपर की लेयर में फ्लोटिंग करते होंगे ना, वो बिल्कुल हॉलो होंगे, उन्हें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो भी सीड्स नीचे बॉटम पार्ट में सिंक हो गए होंगे, वही यूज किया जाता है, उससे ही अच्छी वैरायटी की सीड्स माना जाता है। तो फार्मर्स हेल्दी, गुड वैरायटी और क्लीन सीड्स को यूज करना पसंद करते हैं। सोइंग ऑफ सीड्स में कुछ फैक्टर्स को भी देखते हैं। एन appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plants। जब सीड्स को बोया जाता है ना मिट्टी के अंदर, तो वो देखते हैं एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि ओवरक्राउडिंग ना हो। ओवरक्राउडिंग का मतलब जब सीड्स बड़े होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं ना, अगर ओवरक्राउडिंग हो जाएगा तो उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी। वो पास पास अगर रहेंगे तो उन्हें ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस यानी कि गैप मेंटेन किया जाता है, सीड्स को एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके उन्हें बोया जाता है। अगर हम उन्हें इक्वल डिस्टेंस में बोएंगे तो क्या होगा? इट अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। अगर बीज दो बीज के बीच में थोड़ी गैप रहेंगे ना, तो वो सफिशिएंट सनलाइट ले सकेंगे। जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर है, जो मिनरल्स, आयंस है मिट्टी के अंदर, वो उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इसलिए उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहना काफ़ी ज़रूरी है। Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding। जब बीज थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं, तो फार्मर चेक करते हैं कहीं ओवरक्राउडिंग ना हो गया हो। तो जब जिस जिस जगह पे भी ओवरक्राउडिंग नज़र आता है उन्हें, वो कुछ प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं ताकि प्लांट्स दो प्लांट्स के बीचों में थोड़ी गैप बना रहे,
ताकि वो सनलाइट को ठीक से ले सकें, जो भी मिनरल्स, वाटर, आयंस सब मिट्टी के अंदर हैं उन्हें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकें। इसलिए एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। जिस तरह प्लोइंग प्रोसेस में हम कुछ टूल्स यूज करते थे, उसी तरह सोइंग ऑफ सीड्स यानी कि बीज बोने के लिए भी हम कुछ टूल्स यूज करते हैं। अगर हम हाथों से बीज बोएंगे ना तो काफ़ी टाइम टेकिंग है ना, काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो इसीलिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं। एक ट्रेडिशनल टूल यूज होता है सोइंग के लिए, उसे क्या कहा जाता है? फनेल शेप्ड टूल। इसे फनेल शेप्ड टूल कहा जाता है। सीड्स आर फिलिंग इनटू ए फनेल। ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, इसे फनेल कहा जाता है। ये भी जो पोर्शन देख रहे हैं आप, इसे फनेल कहा जाता है। इसके अंदर सीड्स को डाल दिया जाता है। इट इज़ पास्ड थ्रू 2-3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। ये जो शार्प एंड्स देख रहे हैं ना आप, इसी के अंदर से बीज आके मिट्टी में जाते हैं। एंड्स पायर्स इनटू सोइल एंड प्लेस सीड्स इनटू सोइल। ये मिट्टी की खुदाई भी करती है और उसमें बीज डालती जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लॉन्ग पाइप्स हैं और इसके काफ़ी शार्प एंड्स भी रखा हुआ है। ये मिट्टी के खुदाई के साथ साथ सोइल्स में सीड्स को डालते जाते हैं। वो तो रहा आपका ट्रेडिशनल टूल। अब एक आज के ज़माने की न्यू टेक्नोलॉजी के टूल यूज होते हैं जिसे कहा जाता है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor। ये जो सीड ड्रिल है ना, ये सीड ड्रिल है, इसे ट्रैक्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है। ट्रैक्टर आगे आगे जाता है तो सीड ड्रिल पीछे उसका काम करते जाता है। ये काफ़ी एफिशिएंट टूल है। दिस टूल sows the seeds uniformly at proper distance। ये यूनिफॉर्मली और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके सीड्स को मिट्टी के अंदर डालते जाते हैं। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। सीड्स को मिट्टी के अंदर डालने के बाद ये एंश्योर करता है, मतलब उसके ऊपर एक कवरिंग डाल देता है मिट्टी का। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। सोइंग के बाद जैसे मिट्टी सीड्स के ऊपर हो, ये वो एंश्योर करता है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बार्ड्स। अगर सीड्स को बार्ड्स देख लेंगे ना तो वो खा जाएंगे, तो ये उसके ऊपर जो कवरिंग दे देता है ताकि बार्ड्स उसे नहीं देख सकते और नहीं खाएंगे, खराब नहीं करेंगे। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। मैंने पहले भी कह रखा है, ये एक एफिशिएंट टूल है जिसे यूज करके आप टाइम भी बचत कर सकते हैं और लेबर भी बचत कर सकते हैं। ये हो गई आपकी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और सोइंग ऑफ सीड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के आसपास या फिर बाज़ारों में जब भी आप कोई नर्सरी में जाते हैं तो आप देखे होंगे वहाँ छोटे छोटे प्लांट्स को वो लोग खुद उगाते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि चलो एग्जाम्पल्स में लेते हैं। अगर पेडी यानी चावल की क्रॉप को हम बीज को ही हम बो देंगे जो मिट्टी के अंदर, तो फिर क्या होगा ना, कभी कभी वो आसपास बहुत सारे प्लांट्स उग जाएंगे तो कभी कभी बहुत ही कम प्लांट्स उगेंगे, तो एक इक्वल और यूनिफॉर्मली प्लांट्स नहीं उगेंगे। इसलिए क्या किया जाता है ना, उन्हीं सीड्स को पहले नर्सरी में छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसे सीडलिंग्स कहते हैं। उसके बाद उन्हीं सीडलिंग्स को लाकर मैनुअली आपकी फील्ड्स में लगाया जाता है। आपने देखा होगा कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं जिन्हें बहुत केयर की ज़रूरत है, तो उसे नर्सरी में पहले छोटे छोटे प्लांट्स तक बड़ा किया जाता है, उसके बाद ही आप उसे खरीद सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।